नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MKLCC ग्रुप पर। तो अगर आप भी इस बार इंटरमीडिएट की परीक्षा दे रहे हैं तो आपके लिए प्रतिदिन दोपहर 12 बजे सभी सब्जेक्ट से महत्वपूर्ण VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सेट डिस्कशन के साथ लाइव क्लास के रूप में दिया जा रहा है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि इंटर की परीक्षा में सभी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव प्रश्न में एक भी प्रश्न का उत्तर गलत ना हो तो डेली लाइव क्लास से दोपहर 12 बजे ज़रूर जुड़ें। जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसे बजा दें ताकि आप तक डेली लाइव क्लास की नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का क्लास हम लोग केमिस्ट्री से लेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए रूटीन से आप लोग का डेली लाइव क्लास चल रहा है। क्योंकि आज है दिन मंगलवार और मंगलवार के रूटीन से है केमिस्ट्री। क्योंकि दोस्तों एक बार फिर से बता दूं आपको, जो रूटीन है मंडे अर्थात सोमवार को फिजिक्स होती है, मंगलवार को केमिस्ट्री, बुधवार को बायोलॉजी, उसके बाद दोस्तों गुरुवार को 100 मार्क्स हिंदी जो इंटरमीडिएट साइंस, आर्ट्स एवं कॉमर्स सभी बच्चों के लिए है। उसके बाद दोस्तों शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार, शुक्र शनि रवि ये 3 दिन क्लास आर्ट्स वाले के लिए चलते हैं। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, होम साइंस, साइकोलॉजी, फिलोसफी ये सभी विषय बारी बारी से चलेंगे। तो आप लोग ध्यान देंगे, साइंस वाले बच्चे सोमवार से गुरुवार तक जुड़ेंगे डेली लाइव क्लास से 12 बजे और शुक्रवार से लेकर रविवार। और दोस्तों जो बृहस्पतिवार का क्लास है वह सभी के लिए है, क्योंकि 100 मार्क्स हिंदी है जो साइंस, कॉमर्स एवं आर्ट्स सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए समान है। इसलिए आप लोग रूटीन से आप घर पे तैयारी करके इस लाइव क्लास को जरूर जुड़े। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और हम लोग आज केमिस्ट्री में बिलियन से देखने वाले हैं और बिलियन का पार्ट 1 है। ध्यान देंगे, फिजिकल केमिस्ट्री में दूसरा चैप्टर बिलियन, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर था सॉलिड स्टेट, इससे महत्वपूर्ण 3 पार्ट मैंने करवा दिया था। आज हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का दूसरा लेसन बिलियन से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो सभी लोग तैयार हो जाएं क्वेश्चन का जवाब देने के लिए, क्योंकि आप लोग लाइव क्लास कर रहे हैं। तो इसलिए वीडियो के नीचे एक लाइव चैट का ऑप्शन मिलेगा, उसमें हमारे बताने से पहले किसी भी प्रश्न का उत्तर मालूम हो तो जरूर दें। तो चलिए देखते हैं आज का सेट 1 और सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें। और अगर जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो सभी लोग ध्यान से देखें, इस प्रश्न को कहता है शुद्ध जल की मोलरता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों और यह क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। शुद्ध जल, शुद्ध प्योर वाटर की मोलरता होगी कितना दोस्तों? 18, 50, 55.55 अर्थात 55.55, 5.56। सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर कि शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है। दोस्तों हम लोग सॉल्यूशन अर्थात बिलियन से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख रहे हैं, इसलिए सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है। चलिए बहुत बढ़िया, कुछ लोग का उत्तर आ रहा है, सभी लोग प्रयास करें दोस्तों। आप लोग उत्तर देने का प्रयास करेंगे, गलत होगा कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में सही होगी। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा होगा एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसलिए आप लोग उत्तर देने का जरूर प्रयास करें। तो याद रखेंगे दोस्तों, शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है? तो शुद्ध जल की मोलरता 55.55 होती है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। सभी लोग याद रख लेंगे, जो प्योर वाटर है, शुद्ध जल है, इसकी मोलरता 55.55 होती है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों 10 लीटर दशांश, 10 लीटर दशांश मोलर, दशांश मतलब दोस्तों 10वां भाग, बने समझिएगा, मोलर बटा 10 लिखा हुआ, इसी को दशांश करें, 10वां हिस्सा, दशांश, अंश माने हिस्सा होता है दोस्तों। तो कहता है 10 लीटर दशांश मोलर अर्थात जो बगल में लिखा हुआ m/10 इसी को कह रहा है दोस्तों दशांश मोलर। तो फिर से बढ़िया से समझेंगे प्रश्न को, 10 लीटर दशांश मोलर अर्थात m/10 घोल के लिए
घुल्य की मात्रा होगी। दोस्तों अगर आप बिलियन पढ़ेंगे तो बिलियन, देखिए बिलियन बराबर क्या होता है, विलेय प्लस विलायक है। जैसे दोस्तों आप एग्जाम्पल समझेंगे, अर्थात हम पानी और चीनी, जल और चीनी का शरबत बना रहे हैं, तो जो शरबत हो जाएगा वह बिलियन हो जाएगा। और दोस्तों जो जल में हम क्या घुला रहे हैं, चीनी को, चीनी क्या हो रहा है, घुल रहा है उसमें, तो घुलने वाले पदार्थ को विलेय कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, विलेय कहते हैं। समझ गए, घुलने वाले पदार्थ को विलेय कहते हैं, और जो घुलाता है उसे विलायक कहते हैं। क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। और जो मिलने से जो बनता है उसे कहते हैं विलयन। तो समझ आइएगा, अंग्रेजी में इसको कहेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूट और सॉल्यूटेड। ठीक समझ गए, विलयन बराबर क्या हो जाएगा, विलेय प्लस विलायक। विलयन बराबर जो घुल रहा है और जिसमें घुल रहा है। तो यहाँ करा दोस्तों आपको कि 10 लीटर दशांश मोलर घोल के लिए घुल्य की मात्रा होगी। जो घुल रहा है उसकी मात्रा कितनी होगी, 0.01 मोल, 0.2 मोल, 1.0 मोल या 5 मोल। सभी लोग बताएंगे कि 10 लीटर दशांश मोलर अर्थात m/10 घोल के लिए घुल्य की मात्रा कितनी होगी। तो याद रखेंगे, जब 10 लीटर दशांश मोलर घोल के लिए घुल की मात्रा पूछे तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 1 मोल। ध्यान देंगे, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, क्योंकि 10 लीटर दशांश, 10 लीटर दशांश, 10 लीटर का दशांश 10वां हिस्सा कितना हो रहा है, 1 लीटर हो रहा है। तो इसका जो मोल होगा 1 मोल होगा। घुल्य की मात्रा कितना होगी, 1 मोल होगी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दशांश मतलब समझेंगे दोस्तों 10वां हिस्सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और दोस्तों अगर यह क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आप लोगों के लिए प्रतिदिन डेली लाइव क्लास दोपहर 12 बजे लेके आते हैं। और सोमवार से बृहस्पतिवार तक साइंस वाले के लिए, और बृहस्पतिवार से रविवार तक आर्ट्स वाले के लिए। बृहस्पतिवार का जो क्लास है वह सभी के लिए है, 100 मार्क्स हिंदी, इसलिए आप लोग रूटीन से जरूर जुड़ें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का था दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में कौन सहजात गुण है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। समझेंगे दोस्तों, निम्न में कौन सहजात गुण पूछ रहा है आपसे कि कौन सहजात गुण है, प्रसरणी दाब, क्वथनांक, द्रवनांक या वाष्पदाब। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर दें कि कौन है जो सहजात गुण है अर्थात कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सभी लोग बताएंगे, बहुत बढ़िया है, प्रयास करें दोस्तों उत्तर देने का। चलिए बहुत बढ़िया, तो याद रखेंगे दोस्तों कौन है जो सहजात गुण है, तो प्रसरणी दाब। याद रखेंगे प्रसरणी दाब है जो कौन सी है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अर्थात सहजात गुण है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने दोस्तों, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। कहता है यदि KCl अर्थात पोटासियम क्लोराइड, यदि KCl जलीय घोल 100% विघटित होता है, यदि KCl अर्थात पोटासियम क्लोराइड जलीय घोल 100% विघटित होता है तो वांट हॉफ गुणांक है। कहता है दोस्तों यदि पोटासियम क्लोराइड अर्थात KCl जलीय घोल 100% विघटित होता है तो वांट हॉफ गुणांक क्या होगा। सभी लोग बताएंगे दोस्तों। यहाँ जो KCl लिखा हुआ, आई नहीं समझेंगे, क्या लिखा हुआ दोस्तों, KCl लिखा हुआ, ठीक है। तो कहता है यदि KCl जलीय घोल 100% विघटित होता है तो वांट हॉफ गुणांक है, कितना है, वांट हॉफ गुणांक। बढ़िया समझेंगे क्या पूछ रहा है, वांट हॉफ गुणांक 2 होगी, 1 होगी, 3 या 4। सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर देने का प्रयास करें दोस्तों। चलिए बहुत बढ़िया, याद रखेंगे KCl के जलीय घोल 100% विघटित होता है तो वांट ऑफ गुणांक कितना हो जाएगा दोस्तों, तो वांट ऑफ गुणांक 2 हो जाएगा, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है किस 0.01 मोल तनु घोल के लिए सबसे न्यूनतम हिमांक होगा। अर्थात दोस्तों किसके लिए 0.01 मोल तनु घोल के लिए सबसे न्यूनतम हिमांक होगा। न्यूनतम हिमांक दोस्तों, हिमांक फ्रीजिंग समझेंगे, 0.01 मोल तनु घोल के लिए अर्थात किसके लिए, KL के लिए जो कि पोटासियम आयोडाइड है दोस्तों, KI के लिए, Al2SO4 का होल 3 के लिए, या C6H12O6 के लिए, या C12H22O11 के लिए। पूछ रहा है किस अर्थात किसके लिए 0.01 मोल तनु घोल के लिए सबसे न्यूनतम हिमांक होगा।
सभी लोग बताएं। ये जो ऑप्शन है दोस्तों, किस का मतलब ये चारों से आपसे कहना चाह रहा है कि किस से 0.01 मोल तनु घोल के लिए सबसे न्यूनतम हिमांक होगा। चलिए सभी लोग बताएंगे कि किसके लिए 0.01 मोल तनु घोल के लिए सबसे न्यूनतम अर्थात सबसे कम हिमांक होगा। तो याद रखेंगे दोस्तों, एल्युमिनियम सल्फेट के 0.01 मोल तनु घोल के लिए सबसे न्यूनतम अर्थात सबसे कम हिमांक होगा। याद रखेंगे एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल 3। याद रखेंगे एल्युमिनियम सल्फेट के लिए 0.01 मोल तनु घोल के लिए सबसे न्यूनतम हिमांक होगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और कहता है किस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। किस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता? सामान्यता अर्थात नॉर्मलता, मोललता एवं मोल प्रभाज, मोलरता या फॉर्मलता। सभी लोग बताएंगे कि किस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, किस पर टेम्परेचर का प्रभाव नहीं पड़ता दोस्तों। सामान्यता पर, क्या मोललता एवं मोल प्रभाज पर, या मोलरता पर, या फॉर्मलता पर। सभी लोग बताएं दोस्तों। इस चैप्टर में आपको ये सभी शब्द सुनने को मिलेंगे। मोलरता, मोललता, ध्यान देंगे। एक मोलरता है, एक मोललता है। देख सकते हैं दोस्तों, ये दोनों अलग अलग चीज़ है। अगर देखें मोललता, ये मोलरता है, इसलिए आप कंफ्यूजन में नहीं रहें कि मिस्टेक हुआ है। दोनों अलग अलग दोस्तों। इसलिए आपसे पूछ रहा है कि किस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, सामान्यता पर, कि मोललता एवं मोल प्रभाज पर, या मोलरता पर, या फॉर्मलता पर। तो दोस्तों याद रखेंगे किस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो मोललता एवं मोल प्रभाज पर। याद रखेंगे मोललता एवं मोल प्रभाज पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रोटीन तथा पॉलीमर का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए उपयुक्त विधि है। प्रोटीन तथा पॉलीमर का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए उपयुक्त सबसे अच्छा विधि कौन है? परासरणी दाब, हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, सापेक्षिक दाब में अवनमन। सभी लोग बताएंगे कि प्रोटीन तथा पॉलीमर का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए उपयुक्त विधि कौन है, सबसे अच्छा विधि कौन है। चलिए बहुत बढ़िया, याद रखेंगे दोस्तों सभी लोग कि प्रोटीन तथा पॉलीमर का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए सबसे अच्छा विधि कौन है? परासरणी दाब। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और कहता है दोस्तों घोल का सहजात गुण है क्या? मोलरता, नॉर्मलता, या 1/, घोल का अनुभार, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों घोल का सहजात गुण, ठीक है, समानुपाती प्रोपोर्शनल कर रहा है दोस्तों। समानुपाती अर्थात प्रोपोर्शनल मोलरता, प्रोपोर्शनल नॉर्मलता, या प्रोपोर्शनल 1/, घुल का अनुभार अर्थात विलय का अनुभार। क्या होगा दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर? घोल का सहजात गुण क्या होगा? तो याद रखेंगे घोल का सहजात गुण क्या होगा दोस्तों? तो प्रोपोर्शनल 1/, घुल का अनुभार। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। हम लोग दोस्तों बिलियन चैप्टर से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं, जो पार्ट 1 है, बिलियन का पार्ट 1 है। हम लोग आज का केमिस्ट्री का क्लास पार्ट 10 है। हम लोग 9 पार्ट देख चुके हैं, 9 क्लास देख चुके हैं केमिस्ट्री से ऑब्जेक्टिव क्लास का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है निम्न में कौन एंटीफ्रीज का काम करता है? एंटीफ्रीज, निम्न में कौन एंटीफ्रीज, फ्रिज नहीं एंटीफ्रीज का काम करता है? ईथर, एसीटोन, इथिलीन ग्लाइकोल, या इनमें से सभी। सभी लोग बताएंगे कि कौन है जो एंटीफ्रीज का काम करता है। जल्दी बताएं दोस्तों कि कौन एंटीफ्रीज का काम करता है। उत्तर देने का प्रयास करेंगे। बिलियन चैप्टर से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख रहे हैं आप लोग, तो याद रखेंगे निम्न में कौन एंटीफ्रीज का कार्य करता है? तो एंटीफ्रीज का कार्य एथिलीन ग्लाइकोल करता है। याद रखेंगे एथिलीन ग्लाइकोल है जो एंटीफ्रीज का काम करता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों ठंडे प्रदेश में कार के रेडिएटर में पानी के साथ इथिलीन ग्लाइकोल डाला जाता है, क्यों? ठंडे प्रदेश में दोस्तों जहाँ हमेशा ठंडी पड़ती रहती है, बर्फ़ गिरती रहती है, तो वहाँ
रेडिएटर होती है, जो कार के रेडिएटर होती है, उसमें पानी के साथ इथिलीन ग्लाइकोल डाला जाता है। क्यों? ठंडा में पानी के हिमांक को घटाता है तथा गर्मी में क्वथनांक को बढ़ाता है, जल में क्वथनांक को बढ़ाता है, या जंग रोधी है, या इनमें से कोई नहीं। अभी दोस्तों जस्ट इसके पीछे देखे तो कि कौन एंटी फ्रिज, फ्रिज मैंने ठंडा हो जाना, एंटी मैंने उसको ठंडा होने से बचाना दोस्तों। तो इसमें क्या देखे थे, किसको देखे थे? एथिलीन ग्लाइकोल था इस प्रश्न का उत्तर। अब यहाँ पूछ रहा है आपसे कि ठंडे प्रदेश में कार के रेडिएटर में पानी के साथ इथिलीन ग्लाइकोल डाला जाता है। क्यों? सभी लोग क्यों डाला जाता है ठंडे प्रदेश में? दोस्तों याद रखेंगे, ठंडे प्रदेश में इसलिए डाला जाता है क्योंकि पानी के हिमांक को क्या करता है? घटाता है, और गर्मी में क्वथनांक को क्या करता है? बढ़ाता है। हिमांक मतलब घटाएगा दोस्तों, मतलब जो सोच लीजिए जैसे मान लीजिए कि कोई 0 डिग्री सेल्सियस पर कम जम जा रहा है तो उसको और घटा देगा, वो माइनस में जाएगा तब जमेगा। उसी तरह गर्मी में क्वथनांक, अगर दोस्तों क्वथनांक मैंने खौलना होता है, उबलना होता है, तो मान ली कोई 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा है तो उसको और बढ़ा देता है, 100 से 150 हो जाएगा। तो इसी का काम करता है कौन? इथिलीन ग्लाइकोल। तो ठंडे प्रदेश में कार के रेडिएटर में इसलिए डाला जाता है पानी के साथ कि वह जमे नहीं, हिमांक को क्या करता है? वह घटा देता है, इसलिए उतना टेम्परेचर पर भी वह जमता नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। और दोस्तों अगर यह क्लास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और दोस्तों कल है बुधवार, कल हम लोग बायोलॉजी से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है? इनमें से कौन राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है? इनमें से कौन राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है? बेंजीन प्लस क्लोरोफॉर्म, बेंजीन प्लस एसीटोन, बेंजीन प्लस एथेनॉल दोस्तों, या बेंजीन प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड। सभी लोग बताएंगे कि कौन है जो राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। राउल्ट नियम याद रखेंगे, राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। कौन होगा दोस्तों? तो याद रखेंगे, राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित कौन करता है? तो बेंजीन प्लस क्लोरोफॉर्म है जो राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं दोस्तों, कौन अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है? कौन अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है? हिमांक में अवनमन, परासरण दाब, क्वथनांक में उन्नयन, मोलल उन्नयन स्थिरांक। सभी लोग बताएंगे कि कौन अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है। सभी लोग बताएं कि कौन अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है। क्या हिमांक में अवनमन, परासरण दाब, क्वथनांक में उन्नयन, या मोलल उन्नयन स्थिरांक? सभी लोग बताएंगे कि अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है नहीं पूछा दोस्तों, नहीं है पूछ रहा। तो याद रखेंगे कौन अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है? तो क्वथनांक में उन्नयन भी नहीं है दोस्तों, या क्वथनांक में उन्नयन है, परासरण दाब है, हिमांक में अवनमन है। कौन अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है? तो मोलल उन्नयन स्थिरांक, यह है जो अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। और आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन कहता है किसका क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर सबसे ऊंच होगा? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि किसका क्वथनांक, किसका बॉइलिंग पॉइंट वायुमंडलीय दाब पर, एटमॉस्फेयर प्रेशर पर सबसे ऊंच होगा, सबसे हाई होगा। 0.1 मोल NaCl का, 0.1 मोल सुक्रोज का, 0.1 मोल बेरियम क्लोराइड का, या 0.1 मोल C6H12O6 ग्लूकोज का। सभी लोग बताएं कि किसका क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर सबसे ऊंच होगा। तो दोस्तों याद रखेंगे किसका क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर सबसे ऊंच होगा? तो 0.1 मोल C6H12O6 का, याद रखेंगे ग्लूकोज का वायुमंडलीय दाब पर सबसे ऊंच होगा क्वथनांक। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। तो दोस्तों यह क्लास कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले दिन नेक्स्ट क्लास में।